ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट होती है आपकी फुआरे टाइप प्लेट। एक तो थी आपकी ऊपर वाली, अब नेक्स्ट है आपकी फुआरे टाइप प्लेट। इसमें क्या करते हैं हम, शीशे के आयताकार ग्रिड बनाया जाता है, यानी एक लेड का आपका आयताकार इस तरह का ग्रिड बनाया जाता है, जिसमें लेड पेरोक्साइड की लेई भर दी जाती है। यानी इसके बीच में जो ये जगह है, वहां पर हम क्या करते हैं, लेड पेरोक्साइड डायरेक्ट उसकी लेई जो होती है उसको भर देते हैं। उसको हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लेट तैयार की गई है और बीच में यहाँ खांचे रखे हुए हैं। इन खांचों के अंदर क्या करते हैं, हम लेड पेरोक्साइड की लेई भर देते हैं, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरह कार्य करने लग जाता है। तो ये है आपके फुआरे टाइप प्लेट्स। दो प्रकार से बना सकते हैं प्लेट हम, पॉजिटिव प्लेट को, प्लांटे और फुआरे टाइप से। अच्छा, यहाँ पर आपको प्लेट नजर आ रही होगी। ये इस तरह की प्लेट्स होती है, आयताकार होती है। मैंने आपको ऊपर भी दिखाई थी प्लेट, है ना। तो जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट्स जो इतनी भी होती है, उनको हम क्या करते हैं, एक साथ जोड़कर एक प्लेट कनेक्टर से जोड़ देते हैं, जो कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। इसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव जितनी भी प्लेट्स होती है, उनको भी हम जोड़कर क्या करते हैं, एक टर्मिनल बना देते हैं, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। ऋणात्मक प्लेट, यहाँ आपको देखिए ऋणात्मक प्लेट दिखा रखी है कि इसमें क्या होता है, ये भी इसमें आयताकार ग्रिड होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, पहले हमने PbO2 की हमने वहां पर मेटेरियल को डाला था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्पंजी लेड को लेई के रूप में भर देते हैं, तो वो ऋणात्मक प्लेट की तरह कार्य करने लग जाता है। अच्छा, जो ये प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है, उसको उसके अंदर किया जाता है कि हर प्लेट के बीच में एक सेपरेटर हम यहाँ डाल देते हैं, जो कि क्या करता है, प्लेटों को आपस में शॉर्ट होने से बचाता है। यहाँ देखिए सेपरेटर दिखाया हुआ है। तो देखिए सेपरेटर क्या है, यहाँ पर ये छिद्र युक्त लकड़ी अथवा रबड़ से बनी पतली प्लेट होती है, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों को शॉर्ट होने से रोकता है। यानी दो प्लेटें जब हम जोड़ते हैं, तो उनको आपस में शॉर्ट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम सेपरेटर का यूज करते हैं। प्लेट कलेक्टर, ये शुद्ध शीशे से बना होता है। सेलों का विद्युत प्रदाय से या आपस में जोड़ने के लिए टर्मिनल प्रदान करता है। ये धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों को जोड़ने का कार्य करता है। यानी आपकी जैसे जितनी भी पॉजिटिव प्लेट्स हैं, यहाँ आपको प्लेटें नजर आ रही है, इसमें जितनी भी प्लेट्स हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर एक प्लेट कनेक्टर दिखाया हुआ है। ये क्या करता है, जितने भी पॉजिटिव प्लेट्स हैं उनको कनेक्ट करने के काम आ रहा है। इसी तरह से दूसरा यहाँ पर है, जो कि जितने भी नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं और ये नेगेटिव प्लेट्स हैं, तो ये इनको जोड़ने के काम आ रहा है। सेल कनेक्टर, ये तो प्लेट कनेक्टर हो गया। अब जैसे ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम सेल कनेक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए सेल कनेक्टर आपको नजर आ रहा होगा। तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा, प्लेट प्लेट कनेक्टर और सेल कनेक्टर के बीच में, कि प्लेट तो दो प्लेटों को जोड़ने के काम आता है, जबकि सेल क्या होता है, दो सेलों को आपस में जोड़ने के काम आता है। तो देखिए इसके जो नेगेटिव टर्मिनल है, वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ने के लिए हमने क्या कर रखा है, एक सेल कनेक्टर जोड़ रखा है। तो सेल कनेक्टर दो सेलों को आपस में श्रेणी क्रम के में जोड़ने के काम आता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत अपघट्य। जो हम लेड एसिड सेल के अंदर विद्युत अपघट्य यूज करते हैं, उसमें हम सांद्र गंधक के अम्ल यानी H2SO4 का उपयोग करते हैं, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ये एक एसिड होता है। तो ध्यान रखें इसको, जब भी आप इसको तैयार करें तो इसमें खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि इससे गैसेस भी बहुत निकलती है और ये हाथ या पैरों को जला भी सकता है। अच्छा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है, उसमें हमें 3 भाग तो पानी मिलाते हैं और 1 भाग हम क्या करते हैं, गंधक का अम्ल मिलाते हैं। यानी ये प्योर एसिड नहीं होता। इसके अंदर क्या करते हैं, हम 3 भाग तक हम क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। इसका जो आपेक्षिक घनत्व है, वो हम 1.24 से 1.28 रखते हैं। तो जब भी हमें इलेक्ट्रोलाइट हमें बनाना हो,
लेड एसिड सेल का, तो हमें आपेक्षिक घनत्व 1.24 से 1.28 तक रखना होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना होगा, 3 भाग तक पानी मिलाना होगा। यहाँ वर्किंग दिखाई हुई है, तो देखिए वर्किंग को हम समझते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये काम करता है। तो इसको एक वीडियो से समझेंगे हम। अच्छा, आपको वीडियो की आवाज आ रही थी क्या पहले? हाँ सर। इसमें जो वीडियो चलता है उसकी आवाज आ रही थी क्या आपको? सर आवाज नहीं आई थी पहले वाले की। तो नहीं आ रही थी ना, ठीक है। Let's have a discussion on working principle of lead acid battery. अब देखिए यहाँ लेड This is very commonly used as storage battery or secondary battery. सर इसकी तो आई थी भी आवाज। इसकी आवाज आ रही है? करना सर वापस। हाँ, एक मिनट। Going through the working principle, we should know about materials used for lead acid storage battery cells. नहीं आ The रही main सर। active materials required to construct a lead acid battery are lead peroxide, sponge lead. अच्छा, इसके अंदर देखिए ये बताया हुआ है कि इसकी वर्किंग किस प्रकार से काम करेगा। आपका एक लेड एसिड बैटरी किस तरह से काम करती है। तो इसके अंदर देखिए नेगेटिव जो टर्मिनल होता है वो तो सॉफ्ट पीबी यानी पीबी या सॉफ्ट लेड बोलते हैं उसको, उसका बना हुआ होता है। और पॉजिटिव टर्मिनल पीबी और 2 का बना होता है, ठीक है ना। And dilute sulfuric acid. और इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो हम कौन से टाइप का यूज, उसके अंदर H2SO4 का यूज करते हैं। The positive plate of lead acid battery is made of lead peroxide. जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो PbO2 लेड पेरोक्साइड की बनी हुई होती This है। is dark brown, hard and brittle substance. ये क्या होता है, ये गहरा भूरे रंग का होता है और ब्रिटल होता है, यानी आसानी से टूट जाता है, भंगूर होता है ये। The negative plate of ये देखिए नेगेटिव प्लेट दिखाई हुई है यहाँ पर आपको। जैसे मैंने बोला था ना, नेगेटिव प्लेट में क्या करते हैं, ग्रिड्स होती है, इस तरह की लेड की ग्रिड्स तैयार कर देते हैं हम, ठीक है ना। जिसमें हम क्या करते हैं, लेड मटेरियल, जो लेड मटेरियल होता है उसको हम भर देते हैं। तो ये आपका नेगेटिव प्लेट की तरह काम करता है। यहाँ पर आपका नेगेटिव प्लेट बिना मटेरियल भरे हुए दिखाई हुई है। तो ये इस तरह का एक हम बोल सकते हो कि एक लिफाफा टाइप होता है जिसके चारों तरफ जालियां होती है। और इस लिफाफे में क्या करते हो, आप लेड मटेरियल भर दोगे तो ये आपकी नेगेटिव प्लेट की तरह काम करेगी। तो ये एक्टिव मटेरियल के साथ दिखाया हुआ और ये विदाउट एक्टिव मटेरियल दिखाया हुआ। of lead acid battery is made of pure lead in soft sponge condition. Dilute sulfuric acid used for lead acid battery has ratio of water is to acid equal. अब यहाँ बताया हुआ है कि पानी और एसिड की मात्रा कितनी होगी अपने इलेक्ट्रोलाइट में, जो कि अपन ने पहले to 3:1. The lead acid storage battery is formed by dipping lead peroxide plate and sponge lead plate in dilute sulfuric acid. अब देखिए यहाँ पर इसका A load is connected sponge lead यहाँ इसका कनेक्शन दिखाया हुआ है plate in कि यहाँ पर देखिए ये प्लेट है आपकी, 2 पॉजिटिव प्लेट है और 2 नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। और इसको क्या कर रखा है, एक आपके सेल है, यानी आपका एक कंटेनर जो दिखाया था उसका एक भाग है या एक सेल वाला भाग है, जिसके अंदर देखिए आपका H2SO4 भरा हुआ है। और इन दोनों प्लेट को जोड़ने के लिए हमने प्लेट कनेक्टर का उपयोग किया है। इसी तरह से इसको जोड़ने के लिए हमने प्लेट कनेक्टर का यूज किया। dilute sulfuric acid. A load is connected externally between these plates.
तो इसी का आप देखिए दूसरा रूप आपको समझाया हुआ है कि देखिए इसके अंदर PbO2 यहाँ स्थित है और Pb जो कि नेगेटिव प्लेट है वो यहाँ स्थित है और H2SO4 पानी के साथ जो है यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया हुआ है। तो जब मैं इसको बाह्य परिपथ को एक रेजिस्टेंस के द्वारा जोड़ देता हूं तो अब इसके अंदर देखिए क्या होगा। In diluted sulfuric acid, the molecules of acid split into positive. तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो दो भागों में बढ़ जाएगा और 2H जो होगा, एक तो होगा 2H प्लस और एक होगा SO4 माइनस, यानी ये तो नेगेटिव आयन है और ये आपका पॉजिटिव आयन है। Hydrogen ions and negative sulfate ions. The hydrogen ions, when reach at lead peroxide plate, they receive electrons from it and become hydrogen atom, which again attack lead peroxide and form lead. और देखिए अब इसके ऊपर क्या रासायनिक क्रिया होगी, PbO2 से 2H से क्रिया करेगा तो PbO प्लस H2O बनाएगा, यानी यहाँ पर जल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और ये PbO जो है वो H2SO4 से क्रिया करेगा तो PbSO4 बनाएगा प्लस H2, यानी दोनों ही क्रिया में क्या हो रहा है, देखिए पानी बन रहा है, यहाँ पर पानी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं अगर ये दोनों क्रिया को मैं एक साथ लिखूं तो यहाँ मैं बोल सकता हूं कि PbO2 H2SO4 और 2H से क्रिया करके PbSO4 बनाएगा और दो जल के कण बनाएगा, या आप बोल सकते हो कि दो जल के अणु बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी की मात्रा आपकी बढ़ने लग जाएगी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और पानी की मात्रा बढ़ेगी तो चूंकि H2SO4 तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो भागों में बढ़कर कम हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है, पानी की मात्रा बढ़ रही है, तो वहां पर क्या होगा, आपेक्षिक जो घनत्व होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या होगा, धीरे धीरे अब घटने लग जाएगा। 1.24 से घटकर वो कहां तक चला जाएगा, आपके 1.18 के आसपास आपका चला जाएगा। Lead oxide and water. This lead oxide reacts with sulfuric acid and forms lead sulfate and freely in the solution. जो आपका SO4 है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव छड़ को दे देगा। So some of them will reach to pure lead plate where they give their extra electrons and become radical sulfate. As the radical sulfate cannot exist alone, it will attack pure lead and will form lead sulfate. और ये Pb क्या करेगा, As positive hydrogen ions take electrons from lead peroxide plate and negative sulfate ions give electrons to lead plate, there would be an inequality of electrons between these two plates. Hence, there would be a flow of current through the. अब देखिए इसमें क्या होगा, इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर ये अपने SO4 जैसे इलेक्ट्रॉन देता है तो ये नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। यहाँ पर हाइड्रोजन जो जा रहा था वो क्या कर रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव प्लेट बन गई। तो अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया है। तो जब आपके दो आवेशित छड़ों के बीच में आप जब किसी रेजिस्टेंस को लगाते हो तो क्या होगा, यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिव, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की छड़ की तरफ चलेंगे और धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलने लग जाएगी। तो इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आपस में जब आप लोड से कनेक्ट करते हो तो वहां विद्युत धारा स्थापित हो जाती है। The external load between these plates for balancing this inequality of electrons. This process is called discharging of lead acid battery. और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, है ना, बैटरी का डिस्चार्ज होना। और ये क्रिया कब तक होती रहेगी, जब तक आपका क्या होगा, इन पे जो आवेश है आपका, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, जब तक ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनता रहेगा तब तक क्या होगा, इसमें बैटरी विद्युत धारा सप्लाई करती रहेगी। मगर जैसे ही इसमें पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी और H2SO4 की मात्रा घटती जाएगी तो उसमें क्या होगा, अब आपके यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फेट वाले जो कण हैं वो कम होते जाएंगे और इसमें क्या होगा, ये धन आयन और ऋण आयन भी कम होते जाएंगे और ये क्या होगा, धीरे धीरे न्यूट्रल होता जाएगा और दोनों क्या होंगे आपके, फिर सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि इसके अंदर
आपका इतना कम इसके अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन रह जाएगा जिसके कारण विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित ना हो सके और बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी और आपका इलेक्ट्रोलाइट का जो आपेक्षिक घनत्व है वो 1.18 तक आपका आ जाएगा। Now we will disconnect the load and connect lead sulfate covered lead peroxide plate with positive terminal of an external. अच्छा, इस क्रिया में ये ध्यान रखना कि दोनों कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट किस में कन्वर्ट हो रही होती है, आपकी PbO2 कन्वर्ट होके PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है और Pb भी कन्वर्ट होके PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि SO4 इससे क्रिया करके PbSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन इससे क्रिया करके और यहाँ पर PbSO4 बना रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगे आपके PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी ये डिस्चार्ज कंडीशन में दोनों प्लेटें PbSO4 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, DC source and lead peroxide covered lead plate with negative terminal of that DC source. अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो हो गई थी मेरी डिस्चार्जिंग, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्चार्ज हो गई बैटरी मेरी, दोनों पे PbSO4 बन गया और मेरे आपेक्षिक घनत्व का मान कम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चार्ज करता हूँ किसी बाहरी सोर्स के द्वारा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया इसको। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। During discharging, the density of sulfuric acid falls, but there still sulfuric acid exists in the solution. This sulfuric acid also remains as positive hydrogen ions and negative sulfate ions in the solution. अब देखिए, जब मैं बोल रहा था कि आपका इसके H2SO4 क्या हो रहा था, इसमें बढ़ रहा था, है ना, मगर वो उड़ के कहीं जा नहीं रहा था, वो उसके अंदर ही है। SO4 अभी भी इसी के अंदर है, बस वो क्या हुआ, इस प्लेटों पे जमा हो गया। SO4 जो था इस प्लेटों के अंदर हो गया। यानी मैं बोल सकता हूँ कि H2SO4 इसके अंदर मात्रा उतनी है H2SO4 की, है ना, मगर वहां पे क्या हो गया, पानी की मात्रा बढ़ गई। पानी की मात्रा बढ़ गई तो इनका क्या हुआ, घनत्व कम हो गया, है ना, उसकी तुलना में। तो अब मैं जब ये चार्ज करता हूं तो वापस क्या होते हैं, ये H2SO4 जो इसके अंदर है वो वापस इसके अंदर रिएक्शन करते हैं। Hydrogen ions being positively charged move to the electron. चूंकि हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगे, अभी इसके मैंने जैसे बैटरी से इसको जोड़ा तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, है ना, कैथोड की तरह काम करेगा, और पॉजिटिव जो आयंस हैं उसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या आप करेगा, नेगेटिव टर्मिनल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। Electrode connected with the negative terminal of the DC source. Here each hydrogen ion takes one electron from that and becomes. और चूंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ये पहले आपके नेगेटिव की तरह काम कर रही थी आपकी, है ना, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे और अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस हाइड्रोजन को दे देंगे। और SO4 जो है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रोड को दे देगी। Becomes hydrogen atom. These hydrogen atoms then attack lead sulfate and form lead. तो देखिए इसमें ये क्रिया होगी, PbSO4 जो बना था, मैंने आपको बोला था कि दोनों पे PbSO4 बन जाएगा। तो जो आपके वहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे 2 हाइड्रोजन के जो 2 अणु हैं उससे ये क्रिया करके वापस H2SO4 बना लेगा और लेड जो आपका कैथोड है वो वापस लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो पहले कंडीशन थी उसमें वापस कन्वर्ट हो रहा है। Lead and sulfuric acid. Negative sulfate ions move towards the electrode connected with the positive terminal of DC source, where they will give up their extra electrons and become radical sulfate. This radical sulfate reacts with lead. और जो आपके पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर PbSO4 है, वहां पर 2H2 प्लस SO4 क्रिया करेंगे और वापस PbO2 बना लेंगे और 2H2SO4 बनाएंगे। यानी वापस क्या कर लिया इसने, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 अणु बना लिए। तो इलेक्ट्रोड पे भी H2SO4 बन रहा है और एनोड पर भी H2SO4 बन रहा है और इलेक्ट्रोड पे Pb बना और जो एनोड है उस पे PbO2 वापस बन गया। तो आपके देखिए पहले जब डिस्चार्ज कर रहे थे तो वो PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा था और जब वापस चार्ज कर रहे हो तो वापस हो क्या है, जो अपनी इनिशियल कंडीशन है उसमें वापस आ रहा है। Sulfate of anode and forms lead peroxide and sulfuric acid. Hence, by charging, the lead acid storage battery cell becomes ready for discharging.
जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी तब इस बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, फिर यूज कर सकते हैं वापस, जैसे हमने डिस्चार्जिंग किया था ना उसी प्रकार से। अब देखिए आप सबका एक क्वेश्चन आएगा कि स्टार्टिंग में सर आपने बोला कि बैटरी में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि आपने स्टार्टिंग में इसको बताया कि ये डिस्चार्ज हो रहा है और इसके अंदर आपने इसको स्टार्ट में चार्ज भी नहीं किया था। तो देखिए जब भी बैटरी बनाई जाती है तो इनिशियल में जो मैन्युफैक्चर होता है वो उसको चार्ज करता है ना, वो पहली इनिशियल चार्जिंग आपके मैन्युफैक्चर करके दे दें। कभी भी डिस्चार्ज बैटरी आपको कभी भी कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं देगा, क्योंकि वो क्या करेगी, काम ही नहीं करेगी, और ज्यादा समय तक अगर डिस्चार्ज अवस्था में वो रह गई तो वो क्या होगी, वो वापस चार्ज नहीं होगी। तो इसलिए जो चार्जिंग फर्स्ट चार्जिंग होती है वो मैन्युफैक्चर हमेशा आपको करके देता है वहां पर, और उसी एनर्जी को आप घर पे लाके जब इसको जोड़ते हो तब वो स्टार्ट हो जाती है, वापस अपना कार्य करना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें किसी को कंफ्यूजन है अभी जो प्रोसेस बताया उसमें? नहीं सर। चलें आगे। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है इसका। ये जो मैंने केमिकल रिएक्शन आपको बताई थी वो सारी केमिकल रिएक्शन आप यहाँ देख सकते हो कि डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव प्लेट पे क्या होगा, और जब चार्ज होगी उस समय पॉजिटिव प्लेट पे क्या होगा और नेगेटिव प्लेट पे क्या होगा, वो सारे आप यहाँ देख सकते हो। अपन ने ऊपर देख लिया है, इसको रेफरेंस के रूप में मैंने आपको दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफेक्ट एंड रिमेडीज, यानी इन बैटरियों में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं और उनको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। तो पहला है आपका सैंडिमेटेशन। तो देखिए सैंडिमेटेशन दोष क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है कि देखिए लेड एसिड सेल की प्लेट जो होती है वो ठोस धातु की ना होकर क्या होती है, स्पंजी लेड की या लुगदी के रूप में होती है, ठीक है ना। तो ये लुगदी क्या होती है, जब आप इसको चार्ज और डिस्चार्ज करते हो तो ये लुगदी क्या होती है, झड़ती जाती है, धीरे धीरे गिरती जाती है नीचे, और ये जब ये नीचे गिरती जाती है तो चूंकि ये है तो चालक पदार्थ, तो ये क्या होगी, नीचे जाकर एकत्रित हो जाएगी मड हाउस के अंदर, और एक समय ऐसा आएगा कि इसकी मात्रा इतनी अधिक हो जाएगी कि ये दो प्लेटों को क्या करेगी, आपस में शॉर्ट कर देती है। तो ये जो ये दोष है ये कहलाता है आपका सैंडिमेटेशन दोष, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रही है, आपकी प्लेट्स जड़ रही है और उसको शॉर्ट करने की संभावना वहां पर बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका निवारण देखिए, मेनली इसका निवारण संभव नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि जो आपकी लुगदी की फॉर्म में है प्लेटें वो नेचुरल है, चार्ज डिस्चार्जिंग की अवस्था में झड़ेगी जरूर, मगर इस प्रोसेस को क्या नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कम नहीं किया जा सकता, मगर इसको क्या है, थोड़ा इस प्रोसेस को कम किया जा सकता है अगर आप इसमें डिस्टिल वाटर डालो। तो डिस्टिल वाटर का यूज अगर आप इसमें करोगे तो ये प्रोसेस क्या होती है, थोड़ी धीरे होने लग जाती है, जो झड़ने की प्रोसेस है वो थोड़ी धीरे होने लग जाएगी, जिससे क्या होगा, ये आपकी बैटरी जल्दी से खराब नहीं होगी। इसलिए आप सभी को सजेशन यही दिया जाता है कि जो भी सेल्स हैं या बैटरीज हैं उसमें आपको डिस्टिल वाटर का यूज ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सल्फेशन। सल्फेशन क्या होता है, देखिए यदि किसी लेड एसिड सेल को एक सप्ताह से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाए तो लेड सल्फेट कड़ा होने लग यानी कठोर होने लग जाता है, और कठोर होने के कारण क्या होता है, वो आपका लेड सल्फेट जो है यानी PbSO4 जो है वो वापस क्या होगा, Pb और PbO2 में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है, थोड़ा कठोर हो जाएगा। तो इस कारण से वो क्या होगा, वापस रिचार्ज नहीं होगी, क्योंकि रिचार्ज होने पर उसको वापस Pb और PbO2 में कन्वर्ट होना होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो वापस चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी आपकी जो लेड एसिड सेल है उनको डिस्चार्ज कंडीशन में नहीं रखना चाहिए। अगर आपने उसको डिस्चार्ज कंडीशन में रखा तो जो लेड सल्फेट है वो कठोर हो जाएगा और वापस उस बैटरी को चार्ज नहीं होने देगा। अब देखिए इसका निवारण क्या है, लेड एसिड सेल को प्रति सप्ताह कम से कम एक बार आवेशित और विसर्जित करना चाहिए, यानी चार्ज और डिस्चार्ज कर देना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम वहां पर, ये डिफेक्ट वहां उत्पन्न न हो, है ना। यदि किसी कारण से सेल में ये दोष स्थायी रूप से यानी ये किसी कारण से ये दोष उत्पन्न हो गया है तो
तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक ट्रिकल चार्जिंग आती है, ट्रिकल चार्जिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत कम विद्युत धारा यानी लगभग 1 एम्पियर के लगभग धारा हम उसको देते हैं और लंबे समय तक उसको चार्जिंग करते हैं, यानी लगभग पूरे दिन उसको चार्ज करने के लिए छोड़ दिया 1 एम्पियर धारा के अंदर, है ना। तो इस तरह से वो धीरे धीरे क्या होता है, वो वापस उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका निवारण है कि अगर आपका सल्फेशन प्रॉब्लम में आ गई है तो वहां पर आप उसको ट्रिकल चार्जिंग द्वारा चार्ज करो तो वो वापस सही हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कोरोजन। तो देखिए कोरोजन क्या है कि वायुमंडल के प्रभाव के कारण आपके जितने भी इलेक्ट्रोड्स के टर्मिनल्स होते हैं, है ना, उनके ऊपर क्या होती है, एक अचालक पदार्थ की परत चढ़ जाती है। और इस अचालक पदार्थ की परत के कारण क्या होता है, जब भी आप इसको कनेक्शन लीड को इससे जोड़ते हो तो वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाती या उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देती है, जिससे आपका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा या आपको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये आपका कोरोजन डिफेक्ट है। इसका दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपके देखना आपके जो इलेक्ट्रोड्स बाहर निकले हुए होते हैं बैटरी के, उसको क्या करना चाहिए, हमें साफ भीगे कपड़े से साफ करते रहना चाहिए और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके चारों तरफ ग्रीस लगा देना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये अचालक की परत उसके ऊपर नहीं चढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका बकलिंग। बकलिंग क्या होता है कि किसी भी लेड एसिड सेल को अगर हमने ज्यादा एम्पेयर धारा से चार्ज कर दिया या डिस्चार्ज कर दिया तो उसकी प्लेटें क्या होती है, मुड़ जाती है। और मुड़कर क्या हो जाती है, उसमें क्योंकि वो बहुत पास पास में होती है तो वो मुड़ जाएगी तो क्या होगी, आपस में शॉर्ट हो जाएगी। तो ये जो दोष होता है ये बकलिंग दोष कहलाता है। इसका निवारण क्या है कि ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि लेड एसिड सेल को 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर आवेशित नहीं करना चाहिए और 25 एम्पियर से अधिक धारा पर उसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये चीज ध्यान रखा तो वहां पर बकलिंग दोष उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा, इसमें किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, समझ में आ गया ऊपर सर वाला? ये एम्पायर और वोल्टेज क्या अनवर, आवाज नहीं आई, वापस बोलोगे, क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ सर एम्पायर और वोल्टेज अलग अलग है ना दोनों। एम्पायर क्या है? जैसे अपन 6 एम्पायर पे अपन उसको चार्ज करते हैं ना बैटरी को। एम्पियर। हाँ हाँ एम्पियर तो एम्पियर तो धारा है। 6 एम्पियर तक चार्ज करते हैं और मतलब चार्जिंग की प्रोसेस होती है और डिस्चार्ज की प्रोसेस 25 एम्पियर तक होती है। हाँ, कि डिस्चार्जिंग को 25 एम्पियर से ज्यादा करोगे तो वो क्या होगी, आपस में मुड़ जाएगी प्लेट और शॉर्ट हो जाएगी। एम्पियर तो धारा सर है अच्छा और वोल्टेज जो वोल्ट जो आप बोल रहे हो ना वो ईएमएफ है आपका, वोल्ट में जो वोल्ट मीटर दिखाता है, और एम्पियर है वो आपका एमीटर दिखाता है। ठीक है ना। ठीक है सर। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का उसमें अलग अलग एम्पियर आपको दिया हुआ है कि इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज। तो जो ये लेड एसिड सेल होता है अगर वो चार्जिंग कंडीशन में है तो उसका प्रति सेल जो वोल्टेज होगा वो 2.1 से लेकर 2.6 वोल्ट तक होता है। और अगर ये डिस्चार्जिंग अवस्था में है तो इस समय सेल जो वोल्टेज होगा वो आपका 1.8 वोल्ट तक चला जाता है। तो इस तरह से मैं वोल्ट मीटर से भी पता लगा सकता हूँ कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। ठीक है। अच्छा, इसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है यहाँ पर, तापमान और अपेक्षित घनत्व, है ना। तो आपका जो विद्युत अपघट्य का तापमान 27 सेल्सियस और अपेक्षित घनत्व 1.25 रहना चाहिए। ठीक है। इससे ज्यादा टेम्परेचर आपका अपघट्य का नहीं होना चाहिए और अपेक्षित घनत्व आपका इसके आसपास होना चाहिए। अच्छा, इसमें टॉलरेंस जो है प्लस माइनस 0.1% तक मान्य है कि अगर ये उससे ऊपर चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 27 सेल्सियस पर अपेक्षित घनत्व 27 सेल्सियस से आपको अधिक टेम्परेचर आपका इलेक्ट्रोलाइट का नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है।
जब भी आप हाइड्रोमीटर अगर आदि का यूज करते हो, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो आपको चार्जिंग जो है, आपको उसमें चार्जिंग करंट जो है उसको कम कर देनी है, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर आप चार्जिंग कर रहे हो तो। ठीक है ना। ठीक है, ये लेड एसिड बैटरी आपकी कंप्लीट है। किसी को इसमें कुछ पूछ